बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने तमाम स्पीकर्स को वेलकम करता हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि दे मेड टाइम फॉर दिस वेबिनार ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 एंड आई आल्सो वेलकम एंड थैंक द ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए इस वेबिनार को देखने के लिए अपने लिए वक्त निकाला हमारे लिए। इससे पहले कि हम फॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स इंटरेक्शन इसके ऊपर स्टार्ट करें, प्लीज अलाउ मी कि मैं हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के हवाले से एक बहुत ही बेसिक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूं आप लोगों को, क्योंकि आज का जो वेबिनार है वो हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं। और Health Research Advisory Board is, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, is a think tank of senior clinicians, researchers and academicians who are committed to the mission of Health Research Advisory Board, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम पाकिस्तान में हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम को बिल्ड करें through synergies and collaborations. Health Lab is a duly registered organization with the government. It's an independent organization और मैं अगर आपको इसकी जो हमारे जो फाउंडिंग बोर्ड मेंबर्स हैं इस स्लाइड में आपको नजर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार बिल्लू साहब जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड और लीडिंग पीडियाट्रिशियन है पाकिस्तान के, वो इसको चेयर करते हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डायबिटीज के हवाले से जाने जाते हैं, IDF के अंदर मीना रीजन में के चेयर थे, तो वो इसको वाइस चेयरमैन है और मैं सेक्रेटरी। एंड देन यू कैन सी दैट वी हैव वेरी सीनियर स्पेशलिस्ट क्लिनिशियंस इन प्रीटी मच ऑल द मेजर स्पेशलिटीज। में ताहिर शमसी साहब भी हैं, एजाज वोरा साहब हैं, वासिफ शाकिर फ्रॉम आगा खान, बशीर हनीफ एंड शाहिद नूर एंड एटसेट्रा। इसके बाद हमने अपने बोर्ड में, चूंकि हमारी ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब हमारे पास 4 और बोर्ड मेंबर्स जो है उनका इजाफा हुआ है। उसमें हफीजुल्लाह साहब जो वाइस चांसलर थे खैबर यूनिवर्सिटी के, शामिल अशरफ साहब जो आज हमारे मेहमान भी हैं और हेल्थ लैब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम रजिस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। हमने हेल्थ रिसर्च पॉलिसी पे काम किया और जनरल आमिर इकराम साहब के साथ भी इसमें इनको भी हम असिस्ट करना चाहते हैं। और इसके अलावा कई और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च अवार्ड्स, और ये आज का हमारा वेबिनार है। हमने इस सिलसिले में पहले भी वेबिनार किए हैं हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। सो अब मैं जो है वो इमीडिएटली अपने फॉर्मेट की तरफ आता हूँ। तो पहला जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर आई विल रिक्वेस्ट all the 3 speakers to give a basic introduction about themselves and the COVID-19 situation in 3 minutes, and then we'll move to the second section, which is question answer. So if I request General Amir Ikram Sahab, जो NIH को represent कर रहे हैं, Dr. Sahab, please, if you may. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Zaki, extremely grateful to you, in particular for your kind efforts, especially during this crisis period. Myself, I'm the Executive Director of National Institutes of Health and been looking after certain of the portfolios in different capacities with the government. But I'm also currently a board member for various associations at the international level as well. Basically a microbiologist and a medical doctor with all that background coming down to NIH. Maybe as we understand that COVID is a big challenge. हम सबको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि हम one way or the other we are involved from the medical side. It's a very demanding challenge, but I always keep saying कि हमने जो भी challenges हैं इनको opportunity में convert करना है। लिहाजा इस दौरान में National Institute of Health जो है वो बड़े forefront पे रहा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जितनी भी हमने चाहे integrated disease surveillance response के लिए, public health lab networking के लिए, overall surveillance के लिए, infectious diseases के लिए जितने भी काम किए, वो एक platform तैयार था जिसकी वजह से हमें कोविड को एज फार एज अपने कॉन्टेक्स्ट से देखने में बड़ी आसानी में हमने कई काम कर डाले। इट्स अ बिग चैलेंज, और हमने जब कोविड डायग्नोस्टिक वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन
कि हमने NIH में टेस्टिंग शुरू की और विद इन नो टाइम एज ऑफ टुडे इस वक्त मुल्क में अलहमदुलिल्लाह 100 लैब्स हैं जिनमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कोविड का PCR टेस्टिंग हो रही है. Or not only that testing, but maintaining the standard, we are still striving hard. So this is in brief, and we'll be available as you'll be talking more about the research, and I think there's lot to deliberate on that, and I think some very experienced seniors sitting in front of me. It's an honor for me to be with all of you. Thank you. Thank you very much. And obviously we'll come back with questions. Professor Javed Akram साहब, मेरा ख्याल है कि पिछले 2-2.5 महीने में जिन डॉक्टर्स को हमने सबसे ज्यादा टीवी पे जो है वो कोविड को के बारे में बात करते देखा है, उसमें जावेद अकरम साहब जो हैं वो बहुत नुमाया थे, एंड वी हैव लर्नड फ्रॉम हिम. Javed Akram Saab is the Vice Chancellor of University of Health Sciences and the President of Pakistan Society of Internal Medicine. So, Dr. Saab, agar in 3 minutes a basic introduction, and then we'll move to questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and belated Eid Mubarak to all my brothers. Of course, we are a family, and Amir is just like a brother to me. Thank you so much for giving this opportunity. As you know, University of Health Sciences, I joined only not even 1.5 years only. Before that, I was Vice Chancellor at Shahid Zulfikar Ali Bhutto, founding Vice Chancellor and PIMS CEO for 4 years tenure. When I joined this university, this was totally involved in affiliations and examinations. But at that time, the vision was to make it patient-centric rather than just student-centric. So to some extent, we were able to do that. We were able to bring in many, many new programs. And on one side, when this pandemic came in, obviously we indulged ourselves into innovations and cost-effective innovations for our own society. So we, adopted many what we call orphan drugs like hydroxychloroquine. The problem with hydroxychloroquine is, unfortunately, it's very, very inexpensive, so no money for anybody. So that is why that is being bombarded right, left, and center. So we tried to test it in a very large scale study, the largest in the world, called PROTECT trial. PROTECT, I am the PI, principal investigator, and PROTECT stands for Pakistani, obviously Pakistan Randomized Outcome Clinical Trial in Coronavirus Treatment. And then also within the education, there were a lot of innovations were required. So we started with health informatics degree program, in which one component is telemedicine, and the other component is HMIS, another component is public health informatics, and then epidemiological things, which will interest Amir more than General Amir more than anybody else. And I'm very pleased and proud that he's on our faculty in that program as well. And the last module is where they work in the hospitals, which are IT enabled. So already the enrollment is there, everything is there. So that was innovation on the side of service delivery. And we have now 29 telemedicine centers working around the clock, because UPDs were closed down. So there was a need, apart from Corona also. And we were looking at mildly ill or asymptomatic patients on one side and doing a lot of studies in that. On the other side, seriously ill. We are testing many interleukin-6 inhibitors. We are also doing plasma therapy. We are probably the only university doing it. And we are now indulging ourselves into IgG. We are driving IgG out of, ये मैं आपसे सवाल और उसको भी देख रहे हैं, और फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में. जी बिल्कुल, मैं इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी रोका है, बिकॉज़ ये सवाल आगे आएंगे, तो उस पर प्लीज आप इलैबोरेट कीजिएगा इन तमाम चीजों को. बट थैंक यू फॉर द बेसिक रन डाउन. बहुत शुक्रिया. जरूर. Dr. Shamil Ashraf works at one of the most respected and prestigious hospital network of Pakistan, Indus Hospital Network. He's a pediatric oncologist, और ये हेल्थ रैप के जो है वो बोर्ड मेंबर भी हैं माशाल्लाह. तो डॉक्टर शामिल, अगर प्लीज आप एक बेसिक, आपने आधा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है. तो मैं बेसिकली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एंड आई joined, actually I merged Children Cancer Foundation with Indus Hospital about few years back, and now I am the Executive Director Medical Services for Indus Health Network. We are running 12 hospitals, and apart from this we have many
primary care centers. जहाँ तक COVID का ताल्लुक है, तो Indus has been on front line for the COVID epidemic from day one. We have been involved with the Sindh government for advisory capacity in building, capacity building. Immediately after this, we helped them in establishing isolation center, quarantine centers, and we at Indus ourselves established a COVID unit with ICU and HDU. And we were involved in many community activities as well. Like our Global Health Directorate was involved in tracing the follow-up patient at home, and also educating masses through, we developed online app for the screening initially, which was used in 57 countries actually for screening as a screening tool. So we have worked on not only on the treatment side, but we were the first actually Sindh government lab. With the help of the Sindh government, we established the COVID lab at Indus, and so far it has done more than 29,000 tests. So this is one of the major achievement at our end of providing the services to many hospitals in Karachi and to government of Sindh and our own, where we have established the testing facility. And we also have been in forefront in education and training. We did the first webinar on the COVID management, where we involved all the treating centers. And through a Google survey, we asked them what they're doing and how we can work together. And so it was attended by more than 500 people. So we have been working on all front, from the treatment to diagnosis to teaching and training, education and research. As far as research, we will come to that when we talk about the research aspect. But we have a Indus Health Research Center, which is actively involved in various epidemiological, clinical research at the moment for COVID related. So all in all, it has been a very busy, very hectic, very demanding last 3 months, where we not only have to continue to fight for the pandemic. Actually, our Muzaffargarh Center at Tayyab Bazargan Hospital is the largest Corona center for Southern Punjab. So we all the Southern Punjab, DG Khan, Muzaffargarh district and Multan के अच्छे खासे cases जो हैं वो they are managed at the Muzaffargarh Hospital. So we are working in both provinces actually. Chale. Thank you very much. So obviously, as our audience can also appreciate कि हम अपने webinar में उन healthcare professionals को, clinicians को, policy makers को, senior executives को बुलाते हैं जो directly COVID-19 से उनका involvement है. They are right in the center. Day in, दिन रात जो है वो COVID-19 के हवाले से काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उनका जो ओपिनियन है और उनकी जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है उससे हम फायदा उठाना चाहते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वेबिनार्स किए हमने, जिसके अंदर अब आज we again have a brilliant mashallah estimable speakers with us. So moving to the questions section, और ये है situational analysis वाला सेक्शन है इसमें, and I will start with जनरल आमिर इकराम साहब. और इसमें क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं और लीड करते हैं, एंड पर्सनली सिंस आई एम प्रिविलेज्ड टू नो यू, और आपका पिछले जो 1-1.5 साल से काम है और फॉलो भी कर रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, माशाल्लाह यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड NIH माशाल्लाह. तो एंड दैट्स व्हाई वी नीड लीडर्स इन हेल्थ केयर लाइक योरसेल्फ. तो अगर आप काइंडली हमें ये बता सकें और हमारे ऑडियंस को कि NIH ने क्या स्टेप्स, डिसीजंस, एक्शंस related to COVID-19 लिए as we started probably मार्च से हमने स्टार्ट किया. दूसरा मैं इसके साथ चूंकि आप टेस्टिंग, NIH is directly linked with testing, so there's one question which comes to mind and I asked this to my previous speakers also. How much testing is required, number one, या ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमें कितनी टेस्टिंग करनी चाहिए
So is there a gap between कितनी हमने की है और कितनी करनी चाहिए और उस gap को हम कैसे remove कर सकते हैं? And then maybe a little bit about IgG and IgM, जैसे Dr. Javed Akram साहब ने बात की, and I will ask him to talk about that too. So it's a long question. So please, Dr. Saab. Thank you so much. Primarily, I think जैसे ये चाइना में शुरू हुआ था, तो within no time, after a week to 10 days, हमने our mandate is to issue advisory. So we issued an advisory based upon which definitely the ministry and all other concerned stakeholders are to take the notice. And this is for the first time a national action plan under the chairmanship of nothing less than the Minister of Health at the federal level himself. A team was formed, a core committee, and an emergency core committee. इस core committee में तमाम सूबे के colleagues भी शामिल थे, तमाम different important stakeholders from different department भी शामिल थे. ये national action plan फौरी तौर पे तैयार किया गया और ये अलहमदुलिल्लाह NIH को एजाज़ हासिल है कि we did most of the work in that regard. और ये first time हुआ कि उसके साथ साथ SOPs भी तैयार की गई और ना सिर्फ SOPs तैयार की गई, हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑलरेडी हम ट्रेनिंग करते रहे, सिमुलेशन एक्सरसाइज, ड्रिल्स, ट्रियाज, हैंड ऑन एक्सरसाइजेज, साथ साथ हर चीज़ शुरू करा दी गई और हमारी टीमें NIH की मुल्क के तमाम हिस्सों में ऑलमोस्ट गई हैं, जिसमें कोयटा के फार फ्लंग एरिया ताफ्तान में, और साइड बाय साइड ना सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज सर्विलेंस को हमने नेटवर्किंग को तेज किया, ट्रेनिंग्स को तेज किया, बल्कि लैब्स का जो एक स्ट्रक्चर था, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि PCR का टेस्ट जैसे आपने पूछा, इस वक्त तक गोल्ड स्टैंडर्ड जो लैब डायग्नोस्टिक साइड पे है वो PCR को समझा जाता है. स्टिल के इसमें 70% चांस है कि आप एक PCR में वायरस को पकड़ सकते हैं. आई वुड नॉट लाइक कि बहुत सारी इंट्रिकेसीज में जाऊं, बट विद ऑल दैट इन माइंड वी स्टार्टेड रैपिडली वर्किंग और आज 101 लैब्स फंक्शनल हैं इस वक्त ऑल अक्रॉस द कंट्री और हम अगर 1 या 2 शिफ्ट्स चलाएं तो 30,000 टेस्ट डेली किए जा सकते हैं, जो हमें एंड 30 मई का टारगेट दिया गया था कि आपने ये इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए. इसमें 3 तरह की लैब्स हैं, एक वो जो टोटली पब्लिक सेक्टर में है, एक वो जो प्राइवेट सेक्टर में है टोटली, और एक पब्लिक क्रम प्राइवेट में है. और हम हमेशा, बारी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं इंडस की हमेशा मिसाल देता हूँ कि दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट वेंचर whereby the government of Sindh definitely supported them. We also supported them and mashallah they're doing a wonderful job. और Dr. Shamwell अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से ब्रिगेडियर जलील मुजफ्फरगढ़ से आए हुए थे लैब के लिए, and we drafted the letter and inshallah we'll make sure कि आपकी वो लैब, it's just matter of knowing the gaps जैसे आपने बड़ी पकाया था. I think diagnostic pivotal था इस मुल्क में और इसी वजह से अभी तक हमने resist किया हुआ है डायग्नोस्टिक्स में एंटीजन और एंटीबॉडी टाइप के रिएक्शन, क्योंकि अगर आप दुनिया के डिफरेंट मॉडल स्टडी करते हैं तो दोस हु ट्राई टू बैंक अपॉन दीज रैपिड डायग्नोस्टिक उधर शार्प राइज हुई डिजीज में. इन सारी काविशों का जाहिर है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, इसमें गवर्नमेंट के इदारे, प्राइवेट सेक्टर, उनका एक बड़ा अच्छा बात हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरेंजमेंट्स के बाद, और एक और डिपार्टमेंट है जिसे हम सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं जो कि पॉइंट ऑफ एंट्रीज को देखता है, और पाकिस्तान में इस वक्त 19 पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो एयर है, चाहे वो सी है. तो हर जगह हमारी टीमें अगेन फॉर्चुनेटली तो 5-6 महीने पहले हमने एक सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया, जिसकी वजह से वो भी खासे सेंसिटाइज थे और इस क्राइसिस के दरमियान भी हमने उनको फुली सपोर्ट किया. And that is one of the main reason कि with all those stringent measures, चाइना से आज तक एक केस पाकिस्तान नहीं आया. It was a bit unfortunate जब ईरान में क्राइसिस आया और थोड़ा डिले उनकी तरफ से अनाउंसमेंट रिस्पॉन्स था, हमारे ज़ायरीन गए हुए थे, फिर हमारे स्टूडेंट्स ईरान में भी बहुत ज़्यादा थे, वो वापस आना शुरू हुआ, फिर बाकी मुल्कों से भी ट्रेवल करके तो वायरस डेफिनेटली आना था. We are no exception. Whatever we do, I mean, we were bound to have the virus. But till today, I think बड़ा controlled एक रहा है ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन के लिहाज से. ये सिर्फ अभी जो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लूज की गई रमजान के आखिरी अशरे में, तो आई थिंक अवाम ने थोड़ा उसका फायदा ज्यादा उठाया, स्पेशली जो बाजारों में भीड़ हमने देखी. So I think everyone need to understand it's not government, it's not private sector, it's not anything. Everyone has to play the role. यहाँ तक आपने डायग्नोस्टिक्स के सवाल पूछे तो I think something we still bank upon PCR mostly. और आपको मैंने कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान की बता दी है, विच अल्हम्दुलिल्लाह इज सफिशिएंट. और इस वक्त ईद से पहले हमने जो लास्ट
2 days अर्लियर था, मैक्सिमम लोड पे हम गए थे तकरीबन 18,000 टेस्ट पर डे, और 12,000 का अभी भी हमारे पास मार्जिन मौजूद है। वो कैसे फिल किया जाएगा? 30,000 is your target per day test. जी अल्हम्दुलिल्लाह, which is a very huge target across the country through your 101 labs, right? जी बिल्कुल, और दैट इज थ्रू, और अगर हम पूलिंग की स्ट्रेटजी जो इस वक्त कराची में इंडस, आगा खान, इस्लामाबाद में हम आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी और लाहौर में पब्लिक हेल्थ लैब है, अगर हम करें तो हम और भी ज्यादा टेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो भी हमने स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है। बट रिक्वायरमेंट पे उसके लिए गवर्नमेंट ने अब TTQ ट्रैकिंग और टेस्टिंग और क्वारंटीन की एक पॉलिसी निकाली है जो अब सूबों में शुरू हो जाएगी, और वी ऑलरेडी लॉन्च इन इस्लामाबाद। उससे हमारा जो 12,000 का गैप है वो हम इंशाल्लाह फिल कर लेंगे। और जहां तक आपने एंटीजन एंटीबॉडी का जिक्र किया, देखिए इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, और इस पे हमने नई एडवाइजरी 4-5 दिन पहले ईद के दौरान ही जारी की है, जिसमें हमने सिर्फ अलाउ किया है कि इसमें सीरो प्रेवलेंस देखने के लिए, इम्यून अपना स्टेटस बंदे का देखने के लिए, और कॉन्वलेसेंट या प्लाज्मा आपने इस्तेमाल करना है, उन केसेस में इस्तेमाल किया जाए। इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। एंड यूके की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि जी उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने अलाउ कर दिया इसको इनिशियल फेज में फॉर डायग्नोसिस, एंड इट वेंट टोटली आउट ऑफ हैंड। With all that in mind, we have started yesterday. We started a sero prevalence study in Islamabad, rather the whole of the Islamabad capital territory area, which comprises of 44 zones, and soon it will be launched throughout the country as a national sero prevalence. So there we will be requiring the IgM or IgGs, लेकिन इसको हम अभी बार-बार मैं यही इल्तिजा करूंगा कि it's not a diagnostic test. It can be clarify किया. I think through this webinar, there are a lot of messages which will go out. और जिस तरह हमने पिछले webinars के अंदर we had other estimable speakers who spoke about relevant topics. So swiftly I will move to Professor Javed Akram साहब. और डॉक्टर साहब, आप you're known as a researcher, माशाल्लाह। जब पाकिस्तान में हेल्थ रिसर्च की बात होती है तो जो चंद अफराद जिनका नाम आता है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सर फहरिस्त होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि, और चूंकि ये हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड का वेबिनार है और हम फोकस ज्यादा रिसर्च पे करना चाहते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट और हमारे जो फिजिशियंस हैं, क्लिनिशियंस हैं या रिसर्चर्स हैं, डिड वी ऑल अप्रोच द कोविड-19 विद अ रिसर्च पर्सपेक्टिव, और वी वाज जस्ट हम सिर्फ रिएक्टिव थे कि जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग में फोकस था? तो वो हमारा, मैं चाहता हूँ उस पर आप थोड़ा सा कमेंट करें। और दूसरा ये कि हम किन एरियाज पे रिसर्च कर सकते थे? अगर 3 महीने पहले हमें पता चल गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और हमें पता था कि ये जो है 6 महीने या मे बी लॉन्गर, एंड दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड। मेरा ख्याल है कि इंसान की तारीख में, इंसानियत ने कभी हमें ये पूरी दुनिया कभी लॉकडाउन में गई नहीं कभी। तो कौन से रिसर्च इनिशिएटिव हो सकते थे जो हमें करने चाहिए थे पाकिस्तान में और हमने नहीं किए? उसके गैप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ऑब्वियसली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसको आपने हल्का सा मेंशन किया, जो कि इस वक्त तमाम अभी भी ऑल्दो कुछ जो स्टडीज हमको रोक दिया गया है, लेकिन इसमें अभी तक मिला जुला रुझान है, क्लैरिटी नहीं है। सो आई वुड वांट यू, क्योंकि आप उसका ट्रायल भी रन कर रहे हैं, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इज द you are the primary investigator for that also. So ये 3-4 सवाल अगर आप kindly इस पे elaborate करें in 5 minutes. Thank you. Thank you so much again. देखें, जो आपका पहला सवाल था वो उसका मैं ये जवाब दूंगा कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी लैब है कि जो इस वक्त रिसर्च कोविड-19 पे नहीं कर रही। Every virologist, every microbiologist, every physician is indulged in that research. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वी आर द क्लिनिशियंस आर ओवरवेल्म्ड विद द बर्डन ऑफ द डिजीज़। तो इसलिए उनके पास इतना बहुत मुश्किल है कि टाइम हो कि वो कोई रिसर्च में जाएं। हमारे जो हमने शुरू तो की इनफैक्ट वायरस की इटसेल्फ से, कि उसकी म्यूटेशंस देखने से, कि वुहान का स्ट्रेन और इटालियन स्ट्रेन और जो ईरानियन स्ट्रेन है उसको होते लाते हमारे पास कैसे आए। तो उसके लिए हमने एक बहुत आसान काम किया कि UHS का अपना एक म्यूटेशन ब्राउज़र है, वो हमने लॉन्च कर दिया। वो गूगल पे आप कर सकते हैं सर्च।
तो उसको अगर आप डाउनलोड कर लें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें तमाम हम 6 बजे शाम को डाटा अपलोड करते हैं जो हमें तमाम दुनिया की सोर्सेज से आता है, और ये सिर्फ फिल्टर्स लगाए हुए हैं। तो दिस इज़ ओनली हाई क्लास डाटा के स्किप्स जिनमें 3 या 4 स्किप्स सीक्वेंसिंग में कम, 3 से कम हो, तो उनको हम अपलोड फिल्टर्स के ज़रिए करके, तो उसमें केपीके का भी स्ट्रेन है, जीबी का भी स्ट्रेन है, पाकिस्तान के भी स्ट्रेन हमें पता लग जाते हैं। ऑब्वियसली द एनालिसिस, आर एनालिसिस के 39,000 के करीब इस वायरस की म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं। जो म्यूटेशंस अभी तक देखी गई हैं वो मैक्सिमम 19 के करीब देखी गई हैं। तो एक्चुअली मोर और लेस द वायरस इज स्टेबल, इट इज़ नॉट म्यूटेटिंग वेरी रैपिडली, डिस्पाइट दिस वायरस डज मल्टीप्लाई क्वाइट रैपिडली इन द बॉडी. But outside the body, the worst thing is it survives on different surfaces, in air, metal, plastic, rubber. It can survive for hours or even days. Even on paper, it can survive. So हमारी एक तो वायरस की थी, दूसरी हमने होस्ट रिस्पॉन्स पे काफ़ी काम किया कि जो होस्ट रिस्पॉन्स इज़ मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब हमें समझ लग गई कि वायरस तो इतनी नहीं बदली इधर आते हुए, तो होस्ट रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है हमारे होस्ट रिस्पॉन्स में यूरोपियन या ईरानियन या चाइनीज़ होस्ट रिस्पॉन्स में। उसमें हमने बहुत सारी कोलैबोरेशन डेवलप की, एक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया मेडिकल अलायंस डेवलप की, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की। इस वक्त वो चेयर शंघाई यूनिवर्सिटी के पास है, लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर वो हमारे पास आ जाएगी। उस प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया फॉर रिसर्च। तो कोलैबोरेशन वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लर्निंग फ्रॉम चाइनीज़ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में उस अलायंस में अभी तक सिर्फ हम ही हैं, तो बाकी श्रीलंका है, और रीजनल डाटा हम काफ़ी इकट्ठा कर रहे हैं। और रीजनल डाटा में जो हमें समझ लगी है कि हमारे केस फर्टेलिटी रेट अगर आप पर मिलियन लें तो वो अराउंड 4 के करीब हम पहुंच गए हैं। इंडिया खड़ा है 3.5 पे, श्रीलंका इस वक्त इज़ द बेस्ट 0.75 पे, और जो बांग्लादेश है ये हमने उन यूनिवर्सिटी से ही फिगर्स लेके डेवलप किया है, स्कायाग्राम, उसका कोई 1.5 है। तो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो मोर्टेलिटी है अभी रिसेंटली थोड़ी सी और भी इंक्रीज़ कर रही है। तो इसके अलावा हमने बहुत सारे ड्रग ट्रायल्स, जैसे आपको पता है प्रोटेक्ट ट्रायल है, ये 9,500 पेशेंट्स का ट्रायल है, फुली अप्रूव्ड WHO INTL पे 202 इसका वो है। कितने सेंटर्स आपके साथ एसोसिएटेड है? 29 सेंटर्स हैं, मेजर मेनली यूनिवर्सिटीज़ हैं, पिम्स भी है और इस्लामाबाद भी है, और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये तमाम, और GCP के तहत हो रहा है। इसमें एक आम है जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है BD डोज पे, और एक में एजिथ्रोमाइसिन है, और एक में ऑसिलिटावर है। जो कहा जा रहा है रेमडेसिविर के उसका शायद कोई इफेक्ट होगा, ये उसका ओरल वर्जन है। इस एंटीवायरल एंटी न्यूक्लियोसाइड ड्रग जिसको हम टेमीफ्लू के नाम से जानते हैं। चौथे में ऑसिलिटा प्लस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, पाँचवें में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रो कॉम्बिनेशन, एंड जो 6th आर्म है वो प्लेसिबो आर्म है। तो इससे पैरेलल स्टडी, और अभी वी आर इनटू 6 वीक्स ऑफ दिस स्टडी। तो अभी इसको हमने पॉज किया जैसे ही सॉलिडेरिटी WHO ने किया। अब WHO का मेरा अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफ उनके साथ ये है कि व्हाट डाटा दे हैव के द एडवर्स इफेक्ट था देयर। FDA is going on with its recommendation, CDC is going on, and their president is taking himself, he told in press conference, that as a prophylactic drug, at his age with his problems he is taking it without any side effect. या तो कोई एविडेंस बेस पे वो रोकते, पॉज देते, उन्होंने कहा पॉज फॉर एक्स्ट्रा कॉशियसनेस। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस कि WHO and many authorities are under influence of multinationals who want to sell their expensive drugs like interleukin-6 inhibitors. उनका कोई हमारे पास डाटा नहीं है और हम उसको अप्रूव कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस बेस्ड। एक्सपीरियंस ज़रूर है, मेरा भी है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरल्यूकिन-6 इनहिबिटर में। एक जापान का हम ट्रायल कर रहे हैं, एविगैन का, ठीक है। इस वक्त जापान के 100 पेशेंट्स का जापानीज गवर्नमेंट सेलेक्टेड अस एंड इट्स वेरी काइंड ऑफ देम, दे सेलेक्टेड अस। इसी तरह हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ 2 इंटरल्यूकिन-6 और TNF अल्फा ड्रग्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन वी कैन टेल यू कि हमने भी उसको पॉज किया 72 आवर्स के लिए, और हमने अपने पूरे ADRs को देखा, रिव्यू किया, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड की डेली मीटिंग कराई हमने,
और एक भी इस तरह का कोई भी कार्डियक डिफेक्ट नहीं आया. And remember कि hydroxychloroquine in very high doses, 4 times the doses we are using in rheumatoid arthritis, and we have been using in many other indications including malaria. And और ये हमने जो मैंने आपने पॉज किया है, ये अब तक कितने पेशेंट्स आप रिक्रूट कर चुके थे उसके ऊपर? अभी हम कोई 900 प्लस कर चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट इज वेरी एम्बिशियस 6500. ये जो भी आपने जो अब जो इस वक्त जो आप इसको रिव्यू कर रहे हैं वो 900 पेशेंट्स पे रिव्यू कर रहे हैं? जी जी, उनके डाटा को सेफ्टी डाटा, रॉबस्ट सेफ्टी डाटा. हमारा जो मेन एंड पॉइंट है, देयर आर मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, अदर थिंग्स, साइड इफेक्ट, टॉलरेंस, मगर मेन एंड पॉइंट है कि ये सब RT-PCR पॉजिटिव हैं और हम डेली इनका RT-PCR करते हैं ये देखने के लिए कि किस रेजिमेन पे सबसे पहले नेगेटिव होता है, कि विच रेजिमेन इज एंटीवायरल एक्टिविटी. ठीक है डॉक्टर साहब. और इसी तरह प्लाज्मा का हम ट्रायल कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा अब IgG का कर रहे हैं प्लाज्मा से ड्राइव, और अब हम सिंथेटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन हाइब्रिडोमा. So there are many trials, about 29 trials that we are indulged in. Okay, on the other side, being a university, we have also done a lot of education reforms which were required. Not only medical education online हमने कर दी अपने तमाम 92 colleges, because we are University of Punjab, AJK and Balochistan. तो हमने तीनों जगह पे ये किया. अभी जो affiliation है वो हम strict कर रहे हैं conventional side पे. तो इस तरह हमने एजुकेशन में भी बहुत चीजें की और नई डिग्री प्रोग्राम्स भी बहुत की है. But I think that जो आपने जो रिसर्च का अपना जो दिया रन डाउन, आई थिंक इट्स प्रॉब्ली इतनी ज्यादा ट्रायल्स और एक्टिविटीज जो हैं वो पाकिस्तान में शायद कोई और सेंटर, शायद, एंड आई मे बी रॉन्ग, जो है वो ना हो रहे हो. एंड दैट्स व्हाई यू नो वी वांटेड टू इनवाइट यू, बिकॉज फ्रॉम अ हेल्थ रिसर्च पर्सपेक्टिव यू नो वी रियलाइज कि आपका इसमें बहुत काम है. और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस हैज learned a lot. They are more educated, and we would want to learn more details about these trials and studies. I'll move now to Dr. Shambil, जो आपके हमारे मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं. He's a board member of Health Lab also, and he's a clinician. So आपसे मैंने इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर जावेद अकरम ने इसका जिक्र किया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, एंड माय क्वेश्चन टू डॉक्टर शैम्बिल वो यही था कि आर वी प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. ऑल्दो EBM के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इस पेंडेमिक में आर वी फॉलोइंग दैट. दूसरा ये कि वन ऑफ द कमेंट्स विच फैसल सुल्तान का मैंने एक वेबिनार किया और फैसल ने एक बात की, उसमें जुल्फिकार भुट्टा was the other speaker and Paul Barish from US, and Faisal Sultan said कि जी the science is also changing. So I would want you to comment on that कि is the science around COVID changing, कि आज जो हमें पता होता है शायद एक हफ्ते के बाद जो है हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है. So if you can comment on that. और दूसरा ये कि local research for local management protocols, क्या ये हम कर रहे हैं या हम सिर्फ और सिर्फ we just copying what others are doing, whether it's in the West or in China. So इसमें as a clinician, क्योंकि आपका अस्पताल जो है वो front line पर है in treating patients also. So इसके ऊपर अगर आप kindly जो है वो रोशनी डाल सके कि ये जो disease आपके ठीक, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं. पहला सवाल ये है कि आर वी प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. तो भाई कोविड ऐसा वायरस है जिसके बारे में दुनिया को ना पहले पता था ना अभी बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, एंड थिंग्स आर फोल्डिंग एवरी डे, अनफोल्डिंग एवरी डे. तो डेफिनेटली नोबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग प्योर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. बहुत सारी चीजें जो की गई वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी चूंकि ना तो हमें सही से पता है ना उसका बिहेवियर हमें सही से पता है. तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस लोगों को थे, जो लोगों ने देखा, जो लोगों ने करके सीखा, उसको फॉलो किया गया बहुत सारी जगहों पे. जैसे चाइना ने सबसे पहले चूंकि इसको डील किया तो बहुत सारी चीजें चाइना से आई, ठीक है. फिर जो है वो हमारे पास आने से पहले जो है वो यूरोप हैज गॉन थ्रू अ वेरी रफ फेज इन इटाली एंड स्पेन. तो वहां से कुछ चीजें फिर US में हुआ. तो एक्चुअली लोगों से कम्युनिकेट करके, लोगों से देख करके दूसरे सेंटर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर
ये चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो बिल्कुल क्लियर है कि नॉट एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड, और वेरी लिटिल इज एविडेंस बेस्ड एक्चुअली, ठीक है ना। जो पहली फिजियोलॉजी आई कि भाई ये ARDS है, ठीक है ना, फिर ये हुआ कि नहीं जी ये ARDS नहीं है, इसमें सारी चीजें जो हैं वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट की वजह से हैं, तो ये जो है ना वो एंटी कोगुलेंट जो है ना वो शुड बी ए पार्ट ऑफ योर रेजिम। फिर स्पेन से डेटा आया कि साहब ये तो जो है ना वो ये तो कुछ जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है ये सबसे ज्यादा लीथल है, तो इससे पहले हमने जो हाई डोज मिथाइलप्रेड इस्तेमाल किए तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन बनी कि भाई कुछ को जो है वो हाई डोज, सबको जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट, अर्ली मॉडरेट को हाई डोज मिथाइलप्रेड दिया जाए। फिर जो है वो डेटा आया कि जनाब IVIG का फायदा होता है, वो भी लोगों ने फिर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर प्लाज्मा केम इनटू द पिक्चर फ्रॉम वेरी अर्ली, फिर प्लाज्मा के ऊपर काम शुरू हुआ। तो देयर आर मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, जैसे आपका मिथाइलप्रेड है, आपका ट्रूसिज़िमैब है, जो आपका वो जो है साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए मोनोक्लोनल। इसके अलावा जो आप यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट करते हैं आप। फिर उसके बाद लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हुई आखिरी दिनों में या कुछ दिनों पहले तक, कि वेंट पे जाने से जो है ना आपको बचाना है। Once the patient goes on to the vent, the prognosis is very poor. तो इसलिए जो है वो चीजें हैं इवॉल्व एंड तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि एविडेंस जमा हो रहा है, एविडेंस इकट्ठा हो रहा है, इट्स नॉट एविडेंस बेस्ड एट येट। पीपल आर यूजिंग डिफरेंट regimes, people are using different treatment, बट 5-6 चीजों के अराउंड ही घूमती है चीजें। हाइडोज मिथाइलप्रेड हुई, उसके बाद फिर जो है एंटीकोगुलेंट हुई, इन चीजें। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है वो है कि क्या साइंस चेंज हो रही है? यस, चेंज हो रही है, इवन एट डायग्नोस्टिक। अब हम जो है वो 11वें दिन PCR कर रहे थे, 14वें दिन PCR कर रहे थे, 18वें दिन PCR कर रहे थे। बाद में अब ये गाइडलाइन है कि भाई 10 दिन के बाद PCR करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो वो ब्रेक हो चुका होता है, वो RNA मौजूद रहेगा, 6 हफ्ते तक मौजूद रह सकता है, वो पॉजिटिव आता रहेगा। तो लिहाजा 10 दिन के बाद आप छुट्टी करें और कम्युनिटी में भेजें, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो थिंग्स आर इवॉल्विंग एवरी डे, ठीक है ना। अब ये एंटीबॉडी टेस्टिंग भी इवॉल्व होगी, एंड आई टोटली एग्री विद जनरल साहब के इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एट द मोमेंट। वी डोंट हैव इनफ डेटा ऑन इट, हम इसके ऊपर किसी की डायग्नोसिस अभी बेस नहीं कर सकते। हाँ, जब आपके पास बहुत सारा डेटा जमा हो जाए PCR और एंटीबॉडी इकट्ठे का, एंड देन यू कोरिलेट देम के PCR और एंटीबॉडी कितना कंकरेंट फायदा है और कितना किस डे पे जाकर एंटीबॉडी बनती है, किस डे पे PCR, तो इट इज डेफिनेटली एन इवॉल्विंग साइंस. It's so early in COVID pandemic, or so early, and so many research are going on diagnostic front, on the treatment front, on the follow-up पे बहुत सारी चीजें। हमें भी तो ये भी नहीं पता है कि ये इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी, हमें ये भी नहीं पता है कि जिसको री इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हमें तो कुछ भी नहीं पता है इस मर्ज का, कुछ सही पता है हमें, ठीक है ना। अभी पिछले दिनों हमें एक पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया एंड ही वाज कोविड पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, इट प्रेजेंट विद इंसेफेलाइटिस, he presented with encephalitis, तो there will be many other presentation. कावासाकी डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे दुनिया में। अभी एक नया जो है वो ये है कि भाई पिछले 3 महीने में there have been lot of shingles, lot of herpes zoster, ठीक है ना, रीएक्टिवेट हुआ। मेरी वाइफ को भी एक्चुअली हुआ तो 1 महीना पहले, मतलब आउट ऑफ द ब्लूम शी गॉट कि मुझे जो है ना वो इधर खारिश हो रही है, दर्द हो रहा है। तो 1-2 दिन मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, ऐसे ही होता रहता है, देख लो। फिर उसके तीसरे दिन उसने कहा कि नहीं ये नीचे आ रहा है। मैंने कहा वॉच देखने दो मुझे लगता है तुम्हें herpes zoster हो रहा है, एंड इट वाज herpes zoster, एंड नाउ डेटा इज कमिंग कि इट मे बी रिलेटेड टू COVID-19। देयर आर फ्यू लोकल रिसर्च की फिर कितनी जरूरत है हमें? तो इसलिए जो है वो इट इज अ चेंजिंग एवरी साइंस, इट इज एन इवॉल्विंग साइंस, मोर एंड मोर नॉलेज वी आर गेनिंग एवरी डे। तीसरा सवाल आपका जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा अलमिया ये है कि हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम डेटा नहीं सही जमा करते, हम प्रोस्पेक्टिव डेटा कलेक्ट नहीं करते। मैं तो ऑन्कोलॉजी करता रहा हूँ पिछले जो है ना 25 साल से,
तो मैंने यही देखा है कि अगर आप अपना डेटा नहीं जमा करते तो आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं, आप अपनी कामयाबी भी नहीं पता होती, आपको अपनी गलती भी नहीं पता होती। तो आई थिंक कि जो लोकल डेटा है वो, चाहे आप कोई रिसर्च करें ना करें, अभी आप जो कर रहे हैं वो उसको डॉक्यूमेंट करते जाएं। आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आप अपनी तमाम वेरिएबल्स को इकट्ठा करें, ठीक है ना, एंड देन पूल देम, एंड देन चलो प्रोस्पेक्टिव लर्न नहीं कर सकते तो रेट्रोस्पेक्टिव जाके लर्न कर सके आदमी 3 महीने बाद। और लोकल इसलिए इम्पोर्टेंट है, आई विल टेल यू कि मैं 2 सेंटर्स देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कराची का सेंटर भी देख रहा हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ का सेंटर भी देख रहा हूँ। They are 2 entirely different COVID into provinces, ठीक है। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में 400 पेशेंट जो है वो दाखिल हुए डे 1 से, क्वारंटाइन के तौर पे वो यूज कर रहे थे। मैं उनसे लड़ रहा था कि भाई आप इसको क्यों क्वारंटाइन के तौर पे यूज करें, ये हमारा टर्शरी केयर अस्पताल है भाई, खुदा के वास्ते पॉजिटिव हो जाता है घर भेजो यार, कम से कम उसको घर पे आइसोलेट कर दो। लेकिन इससे फायदा ये हुआ मुझे कि मुझे पूरा बिहेवियर 400 लोगों का पता चल गया कि ये पूरे 400 बिहेव कैसे करते हैं। 95% ऑफ देम वर वेरी माइल्ड, बल्कि एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक, टोटली एसिम्प्टोमेटिक। राइट, 5% had some symptoms, ठीक है ना, 4%, and only 6 patients have gone on to ICU, ठीक है, out of those। तो वहाँ की जो वेराइटी कोविड है इज मच माइल्डर देन कराची। वहाँ की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी कराची से, ये आप कह रहे हैं? मच माइल्डर, मतलब जो है वो हमारे आज बेड खाली नहीं रहता, हमारा जो है वो 26 बेड का वार्ड जो है वो भरा रहता है, और वी आर पीपल वेटिंग इन दी ER, ठीक है ना, 8 से 10-12 लोग इंतजार कर रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली 2-3 से ज्यादा हम एक दिन में ले नहीं पाते, क्योंकि या तो 2-3 डिस्चार्ज होते हैं या 1-2 एक्सपायर होते हैं, तो 2-3 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं बनती। तो आई थिंक ये डेटा कलेक्शन ऑल ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है एक जो आपने पॉइंट डॉक्टर शैमिल, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, क्योंकि मुझे टाइम भी मैनेज करना है, आई एम सॉरी, लेकिन एक पॉइंट आपने जो अभी बहुत मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट है, और जिसमें हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड को भी रोल अदा करना चाहिए, इंडस को भी करना चाहिए, और जैल साहब भी मौजूद है, मे बी वी कैन वर्क टुगेदर विद UHS आल्सो। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा जो है ना इसको समराइज किया, और मैं इसी तरह करता हूँ कि 3-3 सवाल करता हूँ ताकि जो स्पीकर है उसको जो है ना वो ब्रेथ मिल जाए और उनके सारे जवाब उसमें कवर हो जाए। तो जैल साहब की तरफ आता हूँ, और ये मेरा जो सवाल है, अब ये सेक्शन हमारा है मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ वी नो द सिचुएशन एनालिसिस, हमें पता है जैसे डॉक्टर शामिल ने बताया, और आई थिंक दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि विद इन अ कंट्री जो डिजीज पैटर्न है वो शायद डिफरेंट है, बट अनलेस यू नो वी डू रिसर्च वी मे नॉट बी एबल टू नो, बट आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू बी थॉट अबाउट। सो मूविंग फॉरवर्ड, उसके अंदर मेरा जो आपसे सवाल है जैल साहब, क्योंकि आपका फौज से भी ताल्लुक है और आप एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, माशाल्लाह यू रीच द पोजीशन ऑफ अ जनरल, तो आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ लीडरशिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अमेरिका के अंदर या इवन और मुल्कों में, शायद इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, कि जहां पर भी लीडरशिप और गवर्नेंस के हमें इश्यूज देखने को मिले, वहां पर हमें ये देखने को मिला कि जो है वो केओस हुआ और डिसीजन मेकिंग टाइमली नहीं हुई। सो एक तो मेरा सवाल आपसे ये होगा, you are leading the largest organization of Pakistan in health, which is NIH, माशाल्लाह, तो role of resilient leadership, और आपके और हमारे common दोस्त हैं प्रोफेसर पॉल बैरिश, and he talks a lot about the resilient leadership। एक तो मैं चाहूंगा कि आपसे मैं इस पे थोड़ा सा आपकी जो राय हो कि in managing COVID-19 running organizations, resilient leadership का रोल कितना है and how can we learn from that। दूसरा ये है कि how can NIH itself in collaboration drive research in Pakistan, especially around COVID-19। So I think these are the two things। and इसके अलावा एक चीज और जो मैंने आपके लिए लिखी थी डॉक्टर साहब, वो ये है कि सेकेंड वेव इज या तो स्टार्ट हो गई है या अराउंड द कॉर्नर, अनफॉर्चुनेटली। इस पे भी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, इज देयर अ सेकेंड वेव, और इसमें क्या हमें कोई रिसर्च की पॉलिसी
बनानी चाहिए थी या बनानी चाहिए है, या maybe we should work together developing a research policy for managing future pandemics. So ये 4 सवाल हैं डॉक्टर साहब. Thank you so much. I think very pertinent. माशाल्लाह जैसे आपने बहुत सारी बातें अभी सुनी. Well, truly believe, I mean, leadership is very much required. किसी कौम की तरक्की में, किसी मुल्क की तरक्की में, किसी इदारे की तरक्की में. And but I'm a true believer. I mean, leader और वो एक inculcate करे team spirit. I mean, my experience आपने जो खुद कहा कि I belong to military, or definitely with all that team management spirit and all, having a leader. हर टीयर पे एक लीडर का होना, और आप खुद भी उसी टीयर से गुजरते हैं, and that's lot of learning. और साथ साथ फिर आपकी टीम्स बनती हैं. I mean, जो comradeship जिसे हम आर्मी की ज़बान में कहते हैं, I think you have to take along. Now, this is what my experiment last 2.5 years that I've been at NIH. Alhamdulillah, I would say कि टीम को बनाना और उनको इस वो जो एक रेजिलियंस होने का, ये सारा कॉन्सेप्चुअल हर एक को हर टीयर को लेके उसे गुजरना मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन. कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. जैसे कि कोविड की साइंस अभी आपने सुना चेंज हो रही है, लेकिन साथ साथ आई वुड से कोविड ने हमें पूरी दुनिया को जहाँ सिखाया है, हमारे मुल्क ने भी बहुत सिखाया. क्योंकि इस चीज में मैं चंद चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं. आई हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. यू नो, बड़े टाइमली भाग के इस द थीमेटिक कोविड पे रिसर्च ग्रांट्स लॉन्च की, चाहे वो डेटा से रिलेटेड है, चाहे वो डायग्नोस्टिक से रिलेटेड है, चाहे वो न्यू इन्वेंशंस या हैविंग न्यू किट्स और मेथड डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं या वेंटिलेटर्स हैं, व्हाटएवर. I being a co-chair with Dr. Zulfikar Bhutta, I think it's been a great learning for me as well, because I have been looking after the medical aspects of at the Higher Education Commission, wo jo NRPU program hai, for last so many years. But I think COVID ne ek rapid base pe launch karwayi ke, aur we have gone through so many proposals, and some of them were really very commendable and not less than any international standards, because I do see so many international academic proposals side by side. तो उसमें हम किसी तरह पीछे नहीं रहे. अब इसको आगे कैसे लेके चलना है, जैसे आपने बात की है, और NIH का क्या रोल है? Well, NIH has got a huge role. Based upon our performance, would you believe that within no time we could procure a grant of $2 million from Gates Foundation for diagnostic research and digitization, and we are working. And one thing that I would like to share, जैसे कि आपने कहा कि साथ साथ चीजें modify, we were the first country in the world to think about environmental sampling, क्योंकि हम पोलियो को डील करते हैं. There are 60 points within the country and 20 within Afghanistan, whereby we collect the sewage samples for polio detection. But my idea was, why not to similarly prioritize it and start using for COVID detection. हम खासी इस पे हमने मेहनत की, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह we have been very successful कि हमने कोविड को सीवेज लाइंस में से डिटेक्ट किया कई जगहों पे. और इसमें अच्छी बात ये है कि चूंकि ये स्टूल में पास होना पहले शुरू हो जाता है, तो आवर आइडिया वाज कि इसको रिवर्स एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल करते हुए हाई बर्डन जोन डिटेक्ट किया जाए. So we are writing now the early article on this thing, and we have discussed with Gates, and they are really excited about this idea. And 2-3 इस पे अब इस पे चीजें आ चुकी हैं इंटरनेशनल में, और Dutch were the first they presented on waste waters only. So we this is just one example. Similarly, जैसे कि हम आए दिन ये बात सुन रहे हैं कि जी there is some difference between Europe and American and us, because हमारी morbidity इतनी ज़्यादा नहीं हुई, या हमारी mortality rate कम है. Well, the things are definitely changing as far as mortality is concerned, but denominator को जब हम बड़ा करेंगे और ज़्यादा लोगों में जाके देखेंगे, तो वो mortality rate हमारा definitely decrease होगा. So we have launched another projects. We are working with different academic institutes. We have been approached by different countries at NIH, and side by side, it's not only one country, it's that is US, but side by side we have parallel projects with the UK, with Turkey, with so many other countries. And I'm extremely grateful to Professor Javed Akram. I mean, he always takes us into loop. I think we all stakeholders, we need to stand together to not only do the job that we are supposed to, taking care of the patients and clientele, but side by side
data. I always say data is an asset. और अलहमदुलिल्लाह I think NIH वाहिद मुल्क का सरकारी इदारा होगा कि हमारा अपना क्लाउड है और हमारा अपना सर्वर है. So we are trying to maintain all the data that we have, and side by side a good number of publications are coming out of NIH. So with all that in mind, आखिरी चीज अगर आप डॉक्टर साहब सॉरी आखिरी चीज ये क्या हम कोई रिसर्च पॉलिसी ऐसी बना सकते हैं फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल. आपने क्योंकि रिसर्जेंस की भी बात की, वेल नवंबर दिसंबर दूर नहीं है कंसिडरिंग दिस वायरस जिस तेजी से इसने कमालात दिखाए हैं, एंड सेकंड वेव इज एक्सपेक्टेड अराउंड दैट पीरियड. So I mean right now the main thing would be the vaccine in production, or maybe some monoclonal antibody or some other treatment aspect. But prevention, if you talk of prevention, the vaccine is top priority. And as we understand, the 7 companies have already launched the human trials. All in all, 123 companies are working for vaccine, and it's a trillion dollar winning game for the companies who bring it. And as UK or Americans का सुन रहे हैं, end of September or somewhere in October, they want to launch, because वो चाहते हैं कि second wave को पहले से curtail किया जाए. So with all that in mind, it should be a learning for us as well, where the gaps are. Maybe vaccine production का जो हमारे यहाँ फुकदान है. So if we get those things, can we do that at our end so that we can manufacture? Right, and we will come back to you for your last comments at the end. जिसको हम टेक होम मैसेज कहते हैं. So again, immediately moving to Professor Javed Akram साहब. डॉक्टर साहब, herd immunity probably इस वक्त हम और स्वीडन के हवाले से we hear a lot कि स्वीडन का मॉडल अच्छा है या कि we'll come to know. तो एक तो है कि I would want you to comment for our audience कि आपका टेक हर्ड इम्यूनिटी पे क्या है. क्या हर्ड इम्यूनिटी जो है की तरफ जाना चाहिए? क्या हर्ड इम्यूनिटी 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन प्रोबेबली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब इन्फेक्ट हो जाती है तो में भी हम कह सकते हैं. पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में उसको आप कैसे देखते हैं? एक. और दूसरा ये जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट, आई नो कि आप भी उसका एक ट्रायल का सेंटर है, ताहिर शमसी जो है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर हैं. उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी जो है रोशनी डालें. और तीसरी चीज, again if you can answer within 5 minutes, क्योंकि हम टाइम मैनेज भी कर रहे हैं, कि हम कैसे अपने फिजिशियंस को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को जो है वो मीनिंगफुल ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए डेवलप और प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली इन द वेक ऑफ अ पेंडेमिक, और लर्निंग फ्रॉम इट एंड देन फॉर द फ्यूचर. सो प्लीज. थैंक यू. पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा अपना इंप्रेशन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान. Pakistan potentially is going to be the 3rd largest country in the world in about 20 years from now. तो इतनी बड़े मुल्क में 22 करोड़ के लोगों में जब आप 70% लोगों को, कोई भी किसी भी मुल्क ने जानबूझ के इन्फेक्ट नहीं कराया, इन्फेस्ट नहीं कराया अपनी पॉपुलेशन को, वो हो जाती है ओवर द टाइम, एंड एवरेज इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years. और जब 70% आपका होता है, और मोर्टेलिटी अभी मैंने आपसे शेयर की थी 2.2%, अगर आप केस मोर्टेलिटी रेट लगाएं तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी. सेकंड ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है. मे बी इट इज नॉट लास्टिंग बियॉन्ड फ्यू मंथ्स. तो व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? व्हाट वी हैव सीन कि हमने जो आपने IgG IgM के एसेस की बात की, बिल्कुल आई एग्री विद आमिर जो उन्होंने कहा, लेकिन इसकी एक जो यूटिलाइजेशन जो उन्होंने भी इशारा किया वो ये है कि जो हम प्लाज्मा लेते हैं तो उसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पता होनी चाहिए कि डोनर में है कितनी. तो हमने इसको अलाइजा बेस्ड 3rd जनरेशन ऐसे डेवलप किया है, और उस ऐसे में हम देख रहे हैं, वी आर सरप्राइज्ड कि आफ्टर 2 weeks द IgG इज हार्डली डिटेक्टेबल. सो आई डोंट थिंक कि इस वक्त देयर इज एनफ एविडेंस इवन टू कंसिडर हर्ड इम्यूनिटी. इट्स फाइन फॉर पॉलिटिशियंस टू टॉक अबाउट इट. It's fine for our judges who should be wearing white coats rather than black coats to talk about it, but it's only up to them. But as बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि कोई एविडेंस बेस्ड चीज हो ही नहीं रही. एवरीबडी थिंक्स कि ही इज द मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो ये गेम है, लेकिन उस तरफ तो हमें जाना नहीं चाहिए. आपका जो सेकंड क्वेश्चन था दोबारा जरा कह देंगे थोड़ी? सर उसमें मैं ये एक तो एक जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट और ये वाला सेंटर्स, प्लाज्मा देखें, प्लाज्मा कोई नई थेरेपी तो नहीं है. वी वर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर GB syndrome, Guillain-Barré syndrome, for acute rheumatoid arthritis, for
वेगनर्स ग्रेनुलोमा, बहुत सारी चीज़ों में हम वी हैव ईयर्स और डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, और प्लाज्मा मास्थीनिया ग्रेविस में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। तो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पैसिव इम्यूनिटी। एंड अगेन important thing is we check the quality and quantity of the antibodies that we are going to give it to the recipient. Otherwise there is no point just taking the plasma. तो अभी इसीलिए तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, I don't know how many patients have been. अच्छा है, लेकिन हमने कोई evaluate नहीं किया। हमने कोई पहले कोई 24 के करीब केसेस किए हैं, ताहिर शमसी ने भी इतने किए हैं, and we are one group. I am his co-PI and he is my co-PI in some studies. So we are one research group. तो वो इसमें डेफिनेटली जो टाइम टू वेंटिलेटर है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेटर, बट अगेन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज द प्रॉब्लम विद द साइटोकाइन स्टॉर्म इज इट्स नॉट सेम इन एवरीबडी। पोस्ट रिस्पॉन्स का हमारे में बहुत फर्क है, और हम एक बहुत अच्छा टूल डिवाइस कर रहे हैं जिसमें हम म्यूटेशंस डिवाइस कर रहे हैं इन दोज पीपल हु आर गोइंग इनटू साइटोकाइन स्टॉर्म। We think that these people, because age is not a bar, young people are going in cytokine storm and requiring assisted high flow oxygen and then assisted ventilation. So उस genetic panel की base पे हम ये देख रहे हैं कि क्या we can predict that these are the people who are going to go, because it is not the virus, it is not the dose of the virus, it is not because ACE inhibitors, we know कि ACE inhibitors या ARBs we have been using for ages and they are protective, because this virus attaches to ACE receptors in the bronchial tree and the alveolar tract. तो प्रॉब्लम इज के ACE रिसेप्टर्स किन में बड़े होते हैं? हाइपरटेंसिव में बड़े होते हैं, वी नो इट, दे हैव मोर, एज के साथ बढ़ते हैं, डायबिटिक्स में बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर में बड़े होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे ड्राइव द मोर्टेलिटी. सो वी नो दैट, बट वी आल्सो थिंक दैट देयर इज अ जेनेटिक फैक्टर टू इट, कि जिनके ACE रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं जेनेटिकली, and we are trying to, you know, in our population, because that will be valid only in Pakistani population and not everywhere. And your third question, sorry, again, can you repeat the third question? वो मैं चाह रहा था कि again very briefly कि how can we prepare our healthcare professionals for translational research, maybe for future pandemics? Right. President Alvi साहब आए हमारे यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने सुना बहुत कि ये स्टडी काफी काम कर रहे हैं, तो वो आए, it was very kind of him. तो उनके सामने हमने 2 MOUs किए। देखें, हमारे पास इस वक्त 29 पेटेंट्स हैं, मेरे अपने नाम पे या मेरी यूनिवर्सिटी के नाम पे, which is obviously an asset. But believe me, at this level, I am not interested in my patents. I am not interested in my CV. I am not interested in the impact factor that my university, and I am not interested in the impact factor of my journal Biomedica, जिसका हम एक पूरे का पूरा supplement छाप रहे हैं COVID-19 पे। तो इसमें I am interested in the impact, not the impact factor. और वो किस तरह होगा impact आएगा ट्रांसलेशनल रिसर्च से। मैंने उनको सजा के रखा हुआ है उन पेटेंट्स को। I have not been able to commercialize not a single one of them. I have been to jails for those trying to commercialize. You know, the multinational mafia, they are going to block you. The import mafia is going to block you because they are mostly biotechnology products. And, you know, there is a huge resistance when there is a $40 billion import of these products. तो इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट, तो हमने अब ये किया कि हमने 3 कंपनीज जो मेजर कंपनीज है पाकिस्तानी, उनको इनवाइट किया प्रेसिडेंट साहब के सामने। उनके सामने हमने MOU किया कि हम बायोटेक पार्क वो बनाएंगे हमारे कैंपस पे, और हम इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्च करेंगे। सो यू नो, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आमिर आल्सो रेफर टू, कन्वर्टिंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज। दैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, और प्रेसिडेंट साहब ने उसको स्पॉन्सर किया। तो प्रेसिडेंट साहब की अगर वो स्पीच सुने, उन्होंने कहा ये मेरी ड्रीम थी विच इज कमिंग ट्रू। तो 3 कंपनीज ने, नेशनल कंपनीज ने हमसे कंसोर्शियम बना के साइन ऑफ किया है। नाउ द वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो वेरी सून वी विल बी डूइंग डिजाइनर रिसर्च ऑन देयर डिमांड, व्हिच दे विल एग्री टू translate it into commercialization. I think inshallah, you know, when we do the next webinar, so we would like to follow, because this is a great initiative, and congratulations, and Allah Ta'ala इसमें बरकत भी डाले और कामयाबी भी हो इसमें इंशाल्लाह. I think that's something which will build the ecosystem of health in Pakistan, research in Pakistan. So again, time हमारे पास अब बहुत short है, and Dr. Shamil, आपसे जो मेरा जो सवाल है, क्योंकि मैं जानता हूँ you're a clinician, you're running one of the largest healthcare systems. So 12 hospitals is a big system, unique model, paperless hospital है आपका माशाल्लाह, research का आपके पास dedicated center है. So I understand that you understand, and you you know, you are actually developing the healthcare system
तो अगर आप मुझे थोड़ा सा इसमें जो है ना हमें गाइड करें और अपना एक व्यू दें कि रिसर्च और हेल्थ सिस्टम इनोवेशन के ऊपर अगर हम उसको कैसे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कैसे थ्रू इनोवेशन और रिसर्च जो है वो बेहतर कर सकते हैं और मे बी अ लिटिल बिट अबाउट द न्यू नॉर्म of healthcare, whether it's from the technology perspective or whether it is from research or delivery. तो ये आपसे दो सवाल हैं अगर आप kindly within 5 minutes. चलिए, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो जो हमें देखनी चाहिए वो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों की सेहत। ठीक है ना, जो आपके अवाम की सेहत है और आपके अवाम का जो हेल्थ केयर डिलीवरी है, हुआ ये है कि ये कोविड के चक्कर में जो है वो नॉन कोविड जो है ना वो बहुत सफ़र किया है। ठीक है, तो नॉन कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है एंड आई थिंक कि जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो ये है हाउ टू डिलीवर हेल्थ केयर इन अ पेंडेमिक with the fear that the healthcare worker will be affected and with the fear that you will contract infection from the patient or you will give infection to the patient. जहाँ हेल्थ केयर के अंदर कोविड की इम्पोर्टेंस है वहाँ बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो नॉन कोविड हेल्थ केयर है, जो कि हमारे लिए इस वक्त जो आज ही हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, हाउ टू स्टार्ट आवर ओपीडी, हाउ टू स्टार्ट आवर नॉर्मल थिएटर, हाउ टू स्टार्ट आवर नॉर्मल वर्किंग in the midst of this surge of the second wave of the COVID. But हमने ये फैसला तो ये किया है कि हमें we can't close this down forever. ठीक है ना, हमें अपने जो है वो हमारी वेटिंग लिस्ट और हमारा जो वो है 12,000 ओपीडी की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। ठीक है ना, कई हजार ऑपरेशन जो है वो डेफर हो चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टू कैच अप एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। तो पोस्ट कोविड ईरा तो बात की बात है, अभी तो कोविड ईरा में कैसे काम करना ये इम्पोर्टेंट है। तो कोविड ईरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ वर्कर एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द एसेंशियल एंड द नॉर्मल केयर टू द इंडिविजुअल्स। अब इसमें जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारी इनोवेशंस तो ऑलरेडी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे टू सी दैट मेनी पेशेंट फिजिकली। अब आप उतने पेशेंट नहीं देख सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि आप हर आदमी को फिजिकल देखें और देखना भी नहीं चाहिए। ये अंदाजा हुआ 3 महीने में कि बहुत सारे फजूल के पेशेंट आते हैं जिनको आने की जरूरत नहीं है। अब हमने ऑन्कोलॉजी में, जैसे हमारी ऑन्कोलॉजी नहीं बंद हो सकती, बच्चों की कैंसर केयर बंद नहीं हो सकती जो ऑन ट्रीटमेंट है, तो हमने व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे मुख्तलिफ तरीके से पेशेंट को कांटेक्ट किया, उनको फॉलो अप पे रखा, सिर्फ जिसको कीमो लगनी थी उसको हमने बुलाया और इस तरह से हमारी ओपीडीज जो हैं वो श्रिंक होके चलती रही। लेकिन अब जाहिर है कि जो बाकी जो स्पेशलिटी है हमारे पास सारी, उनकी भी ओपीडी शुरू करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो ना क्राउड मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई मास्क पहन के आना है, डिस्टेंस रखना है, बहुत सारी फॉलो अप्स को आपको जो है ना वो आउट पेशेंट पे वो टेलीमेडिसिन पे या फोन पे या व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा। सिमिलरली थिएटर्स, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 90% थिएटर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करते किसी किस्म की, ठीक है ना, तो उनके अंदर अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल आएगा तो आप सोचेंगे क्या हाल होगा, पूरा जो है ना वो HVAC सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आपको सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि एयर एक्सचेंजेस आपके थिएटर में बेहतर हो, आपका कोविड के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, नॉन कोविड एरिया अलग करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो आपकी पूरी जो ER है, अब ER बिल्कुल 2 में सेग्रीगेट हो गई है, ठीक है ना, एक कोविड ER है, एक नॉन कोविड ER है, यानी एक रेस्पिरेटरी ER है और एक नॉन रेस्पिरेटरी ER है। अब दिस इज गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, आपको निमोनियाज को, ब्रोंकियोलाइटिस को, रेस्पिरेटरी ER को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा, आपको जो है वो नॉन रेस्पिरेटरी ER को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर एवर, एक्चुअली इट्स नॉट फॉर टुडे और टुमारो। So the new norm in healthcare.
हाँ, इससे ये तो हेल्थ डिलीवरी का सिस्टम के बाकी जो आपने नेशनल हेल्थ केयर की बात की, तो मैं आई एम सॉरी टू से कि हमारा मुल्क तो पेंडेमिक क्या किसी किस्म की इमरजेंसी को डील करने का हेल्थ केयर रखता ही नहीं है। जिस मुल्क में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट अस्पताल देख रहे हों और 30% गवर्नमेंट के पास हो, उस मुल्क में हेल्थ केयर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? ठीक है ना। ठीक जिस जगह पर जो है वो छोटे छोटे गलियों में अस्पताल बने हुए हों, जिनकी ना कोई रेगुलेशन है ना कोई उनकी एक्रीडेशन है, ठीक है ना, वहाँ आप हेल्थ केयर सिस्टम की क्या बात करते हैं? ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली यही जो हुआ है कि इस वक्त, हालांकि पाकिस्तान हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जो क्रिटिकल केयर के कोविड हैं वो बहुत कम है और हमारी मोर्टेलिटी इस रीजन में भी कम है और दुनिया से तो बहुत ही कम है। उसके बावजूद हम नहीं कैटर कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, तो हमारी probably ह्यूमन रिसोर्स इतनी कमजोर है। डॉक्टर साहब, हम अगर मैं आपको कट करूं, सॉरी यहाँ पे, so probably the need for innovation in the health system, you know, all the more, you know, रिफॉर्म पाकिस्तान के लिए खास। पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है जकी, पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए, क्रिटिकल केयर तो एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में, ठीक है ना। चंद चंद मादूदे चंद अस्पताल के देयर आर नो क्रिटिकल केयर। बड़े बड़े अस्पताल में क्रिटिकल केयर फिजिशियन नहीं है, ठीक है ना। क्रिटिकल केयर एग्जिस्ट नहीं करता। इंडस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम थोड़ा सा बेहतर इसलिए परफॉर्म कर गए कि वी हैड अ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, we had an emergency response committee, we had a good infection control team, we had a very good ID team, ठीक है ना, we had a very robust IT department, we have a very good global health directorate। तो ये सारा and plus a lab, डॉक्टर सबा जमाल हमारी जो है ना चीता है इस मामले में। तो वो जो है वो सारी जो हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना, इसने हमें जो है ना वो फ्रंट लाइन पे रोल अदा करने का ठीक है, काबिल बनाया। सही अगर है, यही चीज हम अप्लाई करें गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमें ये सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए। ठीक है। बड़े आई अस्पतालों के थिंक अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। सही। so we all agree and you know, as you know कि मैं digital health और technology के अंदर, you know, I've been working for now more than 2 decades। telemedicine पे हम जब शुरू में बात करते थे, आज से 22-23 साल पहले, तो जाहिर बात है कि लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। अगर मैं अपनी बात करूं ऑन टेलीमेडिसिन, मोर देन 20 years, बट what we understand now overall is that it is much more than telemedicine. It's the digital health environment, the innovation in healthcare, जिसके अंदर artificial intelligence और chatbots, और जैसा कि यूके में मैंने देखा है कि यूके ने अपना ER का लोड, जो उनकी जो ER है उसका लोड कम कर दिया using, you know, clinical decision support systems and chatbots. So when you use technology and when you innovate, तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ सिस्टम इनोवेशन है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू वर्क ऑन, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम हो भी रहा है। सो नाउ वी कम टू द यू नो the end of our webinar, where I would request all 3 speakers to just give maybe a one-liner or two on the take-home messages on what have we learned, COVID ने हमें क्या सिखाया है, from a research perspective, from, you know, clinical side, and starting with Jal Saab, maybe 1 or 2 lines, just take home for our audience. I mean, I think what my professor said on so many things. I would just like to conclude with one very, very important thing. See, we are fighting an enemy, which definitely we cannot even see the minutest of the minute, a simple, small size virus. So if we have to win a war against this virus, we do it collectively, and inshallah, we will do it collectively. But one thing is very important, that if we, God forbid, we again lose it collectively. So it's the collective effort that counts, and we expect every person in this country and everybody on the globe that we have to move together, whether it's public sector, whether it's private, whatever the strength, there are strengths in this country, alhamdulillah. So we need to join hands to sail through this crisis. Brilliant. I think a very strong and a very, especially in health sector, where we all know that, you know, we work in silos. So I think it's a brilliant message हम सब के लिए कि जी
whatever we do it together through synergy, collaboration, and teamwork. So thank you, General Saab, for that, good, meaningful take home. Professor Javed Akram Saab, आप जबकि देखें, मैं बीइंग ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ये समझता हूँ कि ना तो ये वायरस अल्लाह की मर्जी के बगैर आई है और ना अल्लाह की मर्जी के बगैर जाएगी. आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इंशाल्लाह there is a light at the end of the tunnel, and we should be very very hopeful that something better will evolve out of this. I think a better lifestyle, a better environment, less pollution, and people will be now very very careful in their actions, whatever they do. For the time being, I think till we are struggling to, because इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी मोर्टेलिटी चाहे हो गई है, बहुत मोर्टेलिटी है, एक जान का जाना भी बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम मरीज किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से साल में मर जाते हैं. तो अगर आप कलेक्टिव मोर्टेलिटी लें, या इवन फ्लू से भी इतनी डेथ्स हो जाती हैं, इससे तकरीबन इतनी हो जाती हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबली. प्रॉब्लम, इसका खौफ इसलिए है कि इस वक्त हमें ये नहीं पता कि इसका इलाज क्या है और ये नहीं पता कि इसकी वैक्सीन नहीं है. तो ये जो दो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी तो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. जैसे फ्लू है, जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, जैसे व्हाटएवर, तो वो फियर ख़त्म हो जाएगा. बट आई थिंक वी मस्ट एज मुस्लिम्स, we must put all the trust in Almighty Allah, and remember whatever we are doing, we must look upon Almighty Allah for the answer, and we must keep on praying, and inshallah very soon you will see it will be much better for all of us. बहुत शुक्रिया आपका take home. I think it's a completely different perspective, especially when we all know, और हम सब ने agree किया है कि the science is changing. So again, ये perspective जो आपने दिया है, and I'm thankful कि आपने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, क्योंकि I think we all agree that the world's most powerful country, the world's most powerful city or countries, US, UK, France, जो हैं, जो असबाब की दुनिया के चैंपियन हैं और हम भी असबाब को फॉलो करते हैं, वहाँ पर मेरा ख्याल है कि हम सब ने, and we all have become humble. I think I would say that कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हम सबको ये दोबारा से एहसास दिलाया कि at the end of the day, he is the ultimate, planner and controller. और तो जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की. Being a scientist as well, आपकी बात बहुत powerful है. Dr. Shamwell, your last few comments and take home messages. नहीं, I think कि जो है वो बात जैसे जनरल साहब ने कही कि नेशनल कोलैबोरेशन, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव विजडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी जावेद साहब ने भी बहुत अच्छी बात की. आई थिंक मेरा मैसेज यही है कि हम सब मिलजुल कर और अल्लाह पर भरोसा करके जो है ना वो एफर्ट करें. एंड दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर and we should collaborate and we should work together to go through this difficult phase, and inshallah thing will get better. तो ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें इसको फेस करना चाहिए. और साथ साथ जो मेरा एक वो ये है कि देखें, हुकूमत का लॉकडाउन, प्रोविंस का लॉकडाउन, ये कोई अहमियत नहीं रखता जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे. तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि भाई ये एक मुश्किल वक्त है, इसको ना इसका इलाज है हमारे पास. आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम बैठ गए हैं, ठीक है ना, तो बचाव ही इसका इलाज है. तो बचने की कोशिश करें, हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करें. जो बेसिक 3 एहतियात है वो उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ धोना है. बस यही आपको बचा सकता है. और इसी से वो बाकी हेल्थ सिस्टम बेहतर हो जाए, सब कुछ हो जाए, बाकी चीजें जो है ना वो आपको फिर भी जो है ना वो रिस्क पे रखेंगी. तो मेरा मैसेज यही है कि दिस मैसेज शुड गो टू एवरी पाकिस्तानी कि भाई सब काम करो, जो है ना बाजार भी जाओ, अपने रोजगार भी कमाओ, अपना काम भी करो, लेकिन ये 3 एहतियात के साथ. ठीक है. आई थिंक वी ऑल हैव रियलाइज्ड अगेन कि हम शायद 3 काम कर सकते हैं. एक जिसकी आपने बात की, एहतियात, और एहतियात के मुख्तलिफ तरीके हैं, हाथ धोना है, social distance है, mask है and all. दूसरा maybe build our immunity, change our lifestyle, eat healthy food as opposed to the junk food. तो ये मेरा ख्याल है कि उसकी भी एक एक्सट्रीम पर हम थे कि एक्सरसाइज करें, अपनी
sleep pattern बेहतर करें, जिसको हम sleep hygiene कहते हैं. So I think that's the second component probably. And the third is the most important कि अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते रहें. We have seen कि दुआ का जो power है. So I think these are the three probably areas जिसमें हम काम कर सकते हैं. So again, to conclude, I would individually thank आप तीनों ही मेरे से सीनियर हैं. जैल साहब, आपका विजन और आपकी लीडरशिप के हम पहले भी जो है वो काफी हम उसको अप्रिशिएट करते रहे हैं. आपके साथ कुछ काम भी किया थोड़ा सा पेशेंट सेफ्टी के ऊपर और हेल्थ रिसर्च पे. So thank you very much for your time and your advice and your comments. I think they were very, very important and relevant and pertinent. So thank you for being with us. Professor Javed Akram Saab, again, a very senior person. Jazakallah khair for giving us the whole perspective, the spectrum ke science, and all the aspects. And from especially to research se related webinar tha. So we learned कि इतने initiatives जो कि UHS और आप के through हो रहे हैं. So I think that's something where Health Research Advisory Board can also collaborate with you and your organization and center. So thank you very much. Dr. Shamwell, आपका भी बहुत शुक्रिया. You are part of one of the most prestigious, respected, mashallah, and also innovative healthcare system, जहाँ पे आप research भी कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया. So thanks for being with us and sharing your words of wisdom, mashallah, with us. And on behalf of Health Research Advisory Board, on behalf of my board members and my team and all our charter members all over Pakistan, I would thank all of you and my audience. And inshallah, we will come back with another webinar with similar senior clinicians and researchers and academic experts to talk about COVID and other topics, inshallah. With that, assalamu alaikum and thank you very much.